नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है समृद्ध भारतीय संस्कृति की, जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसका मूल भारत में है, लेकिन शाखाएं भारतीय उपमहाद्वीप के कई देशों तक फैली हैं। जबकि हमारे योग, साधना, ध्यान, तप पूरे विश्व में इनका प्रभाव है। अपनी इन्हीं अमूल्य धरोहरों से भारतीय संस्कृति ने पुरातन से ही संपूर्ण मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आइए चलते हैं संस्कृति यात्रा पर, जहां अध्याय दर अध्याय इस यात्रा के हर पड़ाव में कुछ नई और अद्भुत जानकारी से आप रूबरू होंगे। आरंभ करते हैं साप्ताहिकी के साथ। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की आभा बिखेर रहा है और पूरी दुनिया को लुभा रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु संगम तट पर आ रहे हैं। इस महाकुंभ का संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। इस दिव्य आयोजन में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक भव्य महाकुंभ कलाग्राम स्थापित किया है। इस कलाग्राम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ऐसा एक प्रवेश द्वार जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। अनुभूति मंडपम, जहां जाकर के इमर्सिव जोन, गंगा के धरती पर अवतरण के से जुड़े प्रसंग को, जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IGNCA और इलाहाबाद संग्रहालय, इन सब ने मिलकर के जिस प्रदर्शनी को किया है, उसके साथ साथ में इस कुंभ के अवसर को और अधिक जीवंत बनाने के लिए और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए, उसका दर्शन कराने के लिए भव्य कार्यक्रमों की रचना भी आने वाले 45 दिनों के लिए की है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न शिल्प परंपराओं और कला परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सारे ऐसे विभिन्न कलाओं के और हस्तकलाओं के कलाकार भी यहां अपना प्रदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस दिव्य भव्य महाकुंभ को इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विश्व से परिचय कराने के दिशा में भी अनेक प्रयास किए हैं। ये कलाग्राम 10 एकड़ के विशाल नागवासुकी क्षेत्र में बसा एक सांस्कृतिक रत्न है। कलाग्राम में आपकी यात्रा इसके विस्मयकारी प्रवेश द्वार से शुरू होती है, जिसकी चौड़ाई 635 फुट और ऊंचाई 54 फुट है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों और भगवान शिव के हलाहल पान के पौराणिक प्रसंग को दर्शाते अनोखे कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। कलाग्राम को 3C यानी क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर के रचनात्मक संगम के रूप में डिजाइन किया गया है। ये कलाग्राम कुंभ की कहानी पर आधारित है। इस कलाग्राम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक अनूठी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें पंच महाभूतों पर आधारित चित्रों का सुंदर संग्रह प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारत के प्रसिद्ध घाटों की पारंपरिक सांझी कला को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। यहाँ कुंभ परंपराओं और नदी संस्कृति की गाथा को अद्भुत चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी प्रदर्शित की गई हैं। इनमें इन सर्च ऑफ नेक्टर, महाकुंभ, यमुना, द रिवर ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमंस, माइटी ब्रह्मपुत्रा और देव नदी नर्मदा शामिल हैं। अविरल शाश्वत कुंभ में आयोजित ये प्रदर्शनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विशिष्ट पहलुओं को प्रदर्शित करती है। कलाग्राम के रूप में ये अनूठा सांस्कृतिक केंद्र महाकुंभ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। कला संस्कृति की सुर्खियां साप्ताहिकी से आगे बढ़ते हैं योग, ध्यान, तप और साधना के अनूठे मिश्रण को देखने के लिए त्रिवेणी संगम प्रयागराज की ओर, जहां कुंभ का मेला अपने उत्कर्ष पर है। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। अब तक 2 शाही स्नान पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति को संपन्न हो चुके हैं और मौनी अमावस्या के स्नान का दर्शनार्थियों को बेसब्री से इंतजार है।
यूं तो रोज ही कुंभ में दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है, लेकिन शाही स्नान वाले दिन पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए लोगों की गहमा गहमी रहती है। शुभ नक्षत्र में सबसे पहले स्नान करने को लेकर सभी अखाड़ों में एक होड़ सी लगी रहती है। अखाड़ों के लिए कुंभ मेला सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां लाखों की संख्या में साधु संत एकत्रित होते हैं और अपने अपने अखाड़ों के तौर तरीकों से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। दिखने में एक जैसे लगने वाले इन सभी अखाड़ों की अपनी विशेषताएं होती हैं। आज की यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में शैव संप्रदाय के आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के विषय में जानते हैं फिल्म ट्रेडिशन ऑफ अखाड़ाज एंड इट्स सिग्निफिकेंस शैव संप्रदाय के माध्यम से। आनंद अखाड़ा। इस अखाड़े का अस्तित्व भी 9वीं शताब्दी में सामने आया, जिनके पूजनीय इष्ट देव श्री अग्नि जी और श्री सूर्य नारायण जी हैं। आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के साथ रहकर शोभावित है। नियमबद्ध नागा, साधु, महंत व महामंडलेश्वर भी इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं और इस अखाड़े की धन्य शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर में सुशोभित है। आनंद अखाड़े का मूल स्थान अर्थात उद्भव स्थान गंगा की नगरी हरिद्वार है। हमारा अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। पंचायती तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े बड़ा भाई और छोटे भाई की तरह है। दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ रहते हैं। छावनी दोनों की अलग अलग लगती हैं क्योंकि दो अखाड़े हैं, परंतु दोनों का स्नान में साथ रहना होता है। और कार्तिक भगवान हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के इष्ट देव हैं और सूर्य भगवान हमारे श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े के इष्ट देव हैं। दोनों अखाड़ों में नागा सन्यासी हैं, दोनों अखाड़ों में महापुरुष हैं। तो हमारे पंच और श्री महंत सभी संत महापुरुषों को वेद का ज्ञान कराते हैं, अध्ययन कराते हैं और उनको कैसे अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक साधना को साधना है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को कैसे बस में करना है। धरती इन तीर्थों के विश्वास का स्तंभ कहलाती है। मेरे शिव में गंगा मैया की भक्ति ये आस्था की नींव बन जानती है। अमृतमयी कुंभ में जो आता है, हर वो जनमानुस साधु बन जाता है। जो कोई भी संत महंत त्यागी यहाँ डुबकी लगाता है, अपने कर्मों को वो यहाँ धो जाता है। निरंजनी अखाड़ा। इस अखाड़े का शुभारंभ भी 9वीं शताब्दी में हुआ है। श्री कीर्ति स्वामी जी इस पवित्र अखाड़े के पूजनीय इष्ट देव कहलाए। नियमबद्ध नागे, साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर इस अखाड़े की भी पहचान कहे जाते हैं। हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर के साथ साथ इस अखाड़े की शाखाएं ओंकारेश्वर, उदयपुर और ज्वालामुखी में सुशोभित हैं। निरंजनी अखाड़े का केंद्र स्थान हरि का द्वार, उत्तराखंड की पहचान हरिद्वार है। तो हमारे अखाड़े के जो है इष्ट देव कार्तिक स्वामी हैं। निरंजन देव भी बोलते हैं, 6 नाम हैं उनके। तो निरंजनी अखाड़े में उनका इष्ट देव निरंजन देव होने से निरंजनी अखाड़ा पड़ा। भारतवर्ष में जो है मुसलमानों का राज था, उनका शासन था। हर राजाओं को जो है उनके द्वारा दबाया जाता था। तो अखाड़ों के जो नागा दल थे, वो नागा दल लड़ाई करते थे और राजा को जो है विजय करके, राजा का झंडा गाड़ के राजा को राज्य सौंप देते थे। ये निरंजनी अखाड़ा पंचायती है। इसमें सभी प्रांतों के महात्मा हैं, हर जो है वर्ण के हैं। निरंजनी अखाड़े के संविधान
1903 में रजिस्टर हुआ है और सरकार के जो है 1950 में हुआ है। तो हमारे निरंजनी अखाड़े की जो संविधान है उसी के हिसाब से जो है सरकार ने भी जो है संविधान बनाया है। 51 फुट का ध्वज होता है और 51 फुट के लट्ठा होता है। ये लकड़ी जो है सरकार देती है हर मेले में, ये लिखित है अंग्रेज़ों के टाइम से। तो हर अखाड़े को जो है ये लट्ठे मिलते हैं और ध्वजा अपने बनाया जाता है, लेकिन कलर में जो है गेरुआ कलर बोलते हैं, गेरू से रंगा जाता है। शंकर भगवान के जो अनुयायी हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं और बैरागी संप्रदाय के लंबा तिलक होता है और कृष्ण संप्रदाय के ऐसे गोल बना के यू जैसा होता है। वो जो है सब एक अपना अपना मत का अपना अपना इष्ट देव का चिन्ह है। देवी जी की इंदी बिंदी महादेव जी के आड़ो, कबीर पंथ के नाक के नीचे रामानंद की ठाड़ो। अग्नि अखाड़ा। 11वीं शताब्दी में अग्नि अखाड़े का उद्भव हुआ। इनके इष्टदेव गायत्री हैं, जो इन्हें अस्तित्व में लाई। इनका मुख्य प्रधान और महान केंद्र पवित्र काशी भूमि है। इस अखाड़े की शोभा 4 ही पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारियों के साथ साथ और साधु और महामंडलेश्वर बढ़ाते हैं और इसकी पवित्र शाखाएं धन्य भूमि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर में स्थित है। एक समय ऐसा था जब देश में सनातनियों की बहुत कमी हो गई थी। सनातनियों का बड़ा ह्रास हो रहा था। सनातनियों पे अन्य धर्म के जो लोग थे वो बड़े हावी हो रखे थे। उस समय आदि जगत गुरु शंकराचार्य आकर के उन्होंने सनातन परंपरा को बढ़ाया, बचाया, सुधारा, संवारा और सुरक्षित किया। अखाड़ों में यज्ञ, अखाड़ों में गौशाला, अखाड़ों में पाठशाला, अखाड़ों में वेदाध्ययन, अखाड़ों में नैतिक ध्यान, अखाड़ों में परंपराओं के अनुकूल व्यक्ति को जीने की कला। और इन अखाड़ों के द्वारा ही भारतीय परंपरा संरक्षित है, सुरक्षित है, संवर्धित है और परिपालित है। अग्नि अखाड़ा थोड़ा भिन्न है। अग्नि अखाड़े में सबसे पहले तो हमारे जो इष्ट है अग्नि अखाड़े के वो माँ गायत्री हैं। माँ गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 वस्तु देती है। हमारे अखाड़ों में अतिथि देवों की भावना का विचार है। आज कुंभ क्षेत्र में लाखों करोड़ों लोगों का आगमन हो रहा है, लेकिन यदि कहीं निःशुल्क अन्न क्षेत्र सेवा है तो वो अखाड़ों में है। निःशुल्क रहने की सेवा है तो वो अखाड़ों में है। अग्नि अखाड़े की जो नियमित दिनचर्या है वो प्रातः काल उठना, भगवती की उपासना करना, गायत्री की आरती पूजा करना, हवन करना और गायत्री मैया को जो भी कुछ प्रसाद भोग लगे उसे भगवती को भोग लगाना। अखाड़े की परंपराओं में अग्नि अखाड़ा इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नंदनामा ब्रह्मचारी होते हैं। नंद, चैतन्य, प्रकाश और स्वरूप ये 4 ब्रह्मचारी होते हैं। 4 ब्रह्मचारी के जो आचार्य होते हैं वो जोशी मठ के शंकराचार्य होते हैं। जो भी शंकराचार्य जोशी मठ के शंकराचार्य होंगे वो अग्नि अखाड़े के आचार्य होंगे, अग्नि अखाड़े के मान्य होंगे। यात्रा के पिछले पड़ाव विशेष में अखाड़ों की विशेषता से आगे चलते हैं अपने अगले पड़ाव संवाद की ओर, जहां बात करेंगे शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र जी से। अच्युतानंद मिश्र जी ने भारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला और लोकमत समाचार जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संपादक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति भी रहे। शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने गहन शोध और विशिष्ट योगदान के लिए आप जाने जाते हैं। संवाद में सुनते हैं श्रेष्ठ पत्रकारिता और अपने सरल स्वभाव से समाज में लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र से, जानते हैं उनके अनुभव। कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा? मेरा जन्म तो गाजीपुर शहर में हुआ। मेरे पिताजी थे वो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और वो बहुत उदार थे और घर पर ही रह के प्रैक्टिस करते थे। सुबह से लोग आने लगते थे
और दवाइयाँ वितरण करने का, तो वो मैंने देखा था। मैंने हाई स्कूल तक की परीक्षा गाज़ीपुर में पास की, डीएवी इंटर कॉलेज से। उसके बाद मेरा मन भी था और लोग घर वालों का मन भी था कि मैं बनारस में जाके इंटरमीडिएट पास करूं। तो घर वालों की इच्छा थी कि इंटर के बाद मैं कोई सरकारी नौकरी करूं। तब तक मैंने ये तय नहीं किया था कि क्या करना क्या है। मैं बनारस आ गया, मैंने इंटर पास किया एंग्लो बंगाली कॉलेज से। उस दौरान बनारस का पूरे पूर्वांचल का एक बहुत ही शानदार जानदार और स्वतंत्रता संग्राम का दर्शक अखबार था आज। 56 में मैंने बीए पास किया, 58 में एमए पास किया। लिखने के प्रति थोड़ी रुचि इस हिसाब से बढ़ी। और जब मैंने एमए पास कर लिया, उस समय डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा एक बड़े पत्रकार थे और गांडीव अखबार के संपादक थे। जी, बहुत प्रसिद्ध अखबार रहा। गांडीव अखबार के संपादक थे, तो मैं उनके यहाँ भी जाता रहता था। वो भी कभी कुछ मुझे देते थे, मैं लिख देता था, तो उत्साहित भी था। तो एमए पास करने के बाद थोड़ा पहले से, चूँकि मैं संघ से जुड़ा हुआ था, तो उसके नाते यादव और देशमुख से हमारी मुलाकात पहले से थी। वो हमारे संघ के विभाग प्रचारक भी थे और वो मेरे गाइड भी हो गए थे। तो 58 में यादवराव जी बनारस से पांचजन्य के संपादक बनके लखनऊ आ गए। तो उन्होंने फिर मुझे पत्रकारिता से जोड़ा। मैंने उसके बाद जब मैं तलाश कर रहा था कि क्या किया जाए और कोई नौकरी की जाए, तो यादवराव जी ने कहा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। और मैं उनके साथ उस समय तत्काल तो नहीं जुड़ा उनसे 62 में, लेकिन मैं 5-6 जने का सहायक संपादक बन के उनके साथ जुड़ गया। पहले नौकरी थी 5 जन की थी, उसमें हमको 200 रुपये वेतन मिलते थे। शायद आप पहले ऐसे संपादक थे कि मालिकों का नाम हटा के प्रिंट लाइन से संपादक में आपका नाम डाला गया था अमर उजाला में। अमर उजाला से मैं आया था जनसत्ता। मुझे प्रभात जोशी जी ने फ़ोन किया था। उनको किसी नाम, उनका मेरा परिचय नहीं था उनसे, परिचय था लेकिन बहुत डिस्टेंट वाला था, कि ये इनको आप न्यूज़ एडिटर करके बुला लीजिए तो ये अच्छा रहेगा। इसके त्रिपाठी इंडियन एक्सप्रेस के करस्पॉन्डेंट थे, हमारे दोस्त थे, उनसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने नाम बताया था। वो उनका एक दिन फ़ोन आया कि आप लखनऊ दिल्ली आ सकते हैं क्या। मैं चला गया। प्रभात जी ने कहा कि हमारे यहाँ न्यूज़ एडिटर की जगह खाली है, शाम आचार्य चले गए हैं, तो आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अमर उजाला में नौकरी ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नौकर की तरह नहीं हूँ, परिवार के सदस्य की तरह हूँ, इसलिए मैं उस अखबार को छोड़ने की अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप डोरलाल से बात करके देखिए। मैं जब नई दुनिया में था और इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा था, तो नई दुनिया वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर नरेंद्र तिवारी जी से मैंने बात किया तो वो बाद में तैयार हो गया, आप भी डोरलाल जी से बात करें। मैंने कहा ठीक है। मैं दिल्ली से सीधा आगरा पहुंच गया। प्रभात जोशी ने मुझे प्रस्ताव दिया है, तो मैंने उनको कहा कि मैं अमर उजाला छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, परिवार में सदस्य हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि डोरलाल से बात करके बताइए। मैं बात करने आ गया आपसे, सच्ची बात यह है। तो डोरलाल जी ने मुझसे क्या कहा? डोरलाल जी ने कहा कि आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, हमारा लखनऊ का एडिशन तो है नहीं तो हम आपको तुरंत फौरन संपादक बना देते। अगर आप आगरा आ जाएं तो मैं तुरंत संपादक बना दूंगा आपको। इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा नाम है, जनसत्ता का नाम है, आप हम समाचार संपादक बन के जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर आप जनसत्ता में चले गए तो
आपको क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा कि थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाएगी, थोड़ा नाम हो जाएगा, आप जानते हैं क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मालूम नहीं कि आपको ब्यूरो चीफ के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, वो बच्चे देखते हैं, लेकिन जितना पैसे जनसत्ता वाले देंगे वो तो मैं भी दे सकता हूँ, वो भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर जनसत्ता में जाने से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो मेरा कहना है कि जरूर चाहिए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र को। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत के ग्रामीण धरोहर के संरक्षण की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के गांव सिंगरौर, उपरहार या श्रृंगवेरपुर। ये गांव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। इस गांव को निषाद राज के राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं यहीं से निषाद राज ने वनवास के समय भगवान राम को गंगा पार कराई थी। तो आइए चलते हैं सिंगरौर उपरहार गांव। सिंगरौर उपहार गांव का उल्लेख महाकाव्य रामायण में किया गया है, जहां इसे निषाद राज के राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। ये गांव 5000 साल पुराना है। गांव में लगभग 976 परिवार रह रहे हैं और कुल जनसंख्या 5928 है। यहां बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय और कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जहां डॉक्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। गांव में पानी, बिजली, इंटरनेट, रसोई गैस आदि सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। गांव की महिलाएं यहां पशुपालन, खेती या घर का काम करती हैं। गांव की मुख्य फसलें गेहूं, चावल और गन्ना है। रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता वनवास में जाने से पहले सिंगरौर उपहार गांव में एक रात रुके थे। उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया गया है, जहां निषाद राज राम ने शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। ये बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समय बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। सिंगरौर उपहार गांव के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसेट टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
नमस्कार।